हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स विद संदीप ओझा में। आज हम स्टार्ट करें सीटेट 2022 का। ये प्रीवियस ईयर पेपर है, मैथ्स पेपर 2 का है। ये डेट है 21/12/2021। ठीक है, 21 दिसंबर का है। इसका मैंने एक पार्ट करा दिया हूँ। ये इसका कौन सा पार्ट है? ये इसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, उस पार्ट में फर्स्ट पार्ट में मैंने शायद 5 या 6 क्वेश्चन कराया था। उसके आगे का नेक्स्ट पार्ट हम इसमें देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर है पहला कि वह धनराशि जो 14% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 2,520 रुपये साधारण ब्याज, आप देखेंगे यहाँ क्या आ गया, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज अर्जित करती है। तो धनराशि क्या है, यानी कि मूलधन हमसे पूछ रहा है। मूलधन क्या है? देखिए क्या क्या दिया हुआ है। साधारण ब्याज दिया हुआ है आपका। साधारण ब्याज कितना दिया है? 2,520। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा में 100। ठीक है, ये हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। आप इसको याद रखिएगा। पेपर 1 में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है कि आपके सामने मूलधन, दर और समय दिया रहेगा। आपसे पूछेगा साधारण ब्याज क्या है। यहाँ साधारण ब्याज दिया हुआ है, दर दिया हुआ है। देखिए दर दिया हुआ 14% वार्षिक दर, समय दिया हुआ है देखिए 2 वर्ष। ठीक है, साधारण ब्याज दिया हुआ है 2,520। तो आपसे पूछ क्या रहा है? मूलधन पूछ रहा है। तो जो जो दिया है उसके सामने हम वो चीज़ रख लेते हैं, बाकी अपने आप मूलधन निकल जाएगा। कैसे? देखिए साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? 2,520 दिया हुआ है, बराबर मूलधन हमें निकालना है, गुना दर कितना दिया हुआ है? 14, और गुना समय कितना दिया हुआ है? 2 बटा में 100। ठीक है, अब देखिए ये 100 भागा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। ये 14 और 2 गुना में है मूलधन के, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा। यानी कि मूलधन बराबर क्या होगा? 2,520। ये भाग में है, इधर आएगा तो गुना में हो गया। अब मूलधन की ये गुना में था तो ये कहीं कहाँ आ जाएगा? इसके भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 14 से ये कितने बार में कटेगा? 1 8 0। ठीक है, अब 2 से ये 90 बार में कट गया। तो देखिए हमारा मूलधन बराबर क्या आया? मूलधन बराबर 90 गुना 100 कितना हो जाएगा? 9,000 रुपया। ठीक है, ये हमारा मूलधन आ गया। बिल्कुल सिंपल है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। इसमें साधारण ब्याज दिया हुआ था, मूलधन निकालना था, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो हमें मूलधन निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 100 डिग्री का है। ठीक है, एक त्रिभुज है जिसका कोण कितना है? 100 डिग्री है। तो ये अधिक कोण है, तो आप कोण जब बनाइएगा तो उसको ध्यान रखिएगा कि ये कोण 100 डिग्री होना चाहिए। तो 100 डिग्री का कोण देखिए कैसे बनेगा। ठीक है, ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया 100। ठीक है, देखिए 100 डिग्री का है। मान लीजिए ये कोण ए जो है ये कितने डिग्री का है? 100 डिग्री का है। तो पूछ रहा है त्रिभुज के शेष कोणों के समद्विभाजक। अब मान लीजिए ये बी है और ये सी है, तो शेष कोण यही 2 कोण बचा। जब एक कोण का मान दे दिया है, अब बाकी बोल रहा है त्रिभुज के शेष कोणों के समद्विभाजक। समद्विभाजक मतलब क्या होता है कि 2 बराबर भागों में बांटना। तो इस कोण को 2 बराबर भागों में देखिए बांटिए, और इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटिए। तो देखिए एक पॉइंट पे ये आके क्या होगा? मिलेगा। ठीक है, फिगर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, आप देख सकते हैं। तो जिस पॉइंट पे मिला आप इस पॉइंट को कुछ दे सकते हैं, मान लीजिए डी, हम डी पॉइंट इसको दिए। अब इन दोनों कोणों के समद्विभाजक जो मिल रहा है डी पॉइंट पे, तो वही बोल रहा है कि के बीच का कोण होगा। तो यही कोण हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। ये कोण का मान पूछ रहा है। सिंपल है, एक कोण का मान दिया हुआ है 100 डिग्री। ठीक है, और दूसरा शेष जो कोण है उनका समद्विभाजक। समद्विभाजक मतलब क्या होता है? अगर इसको 2 बराबर बराबर भागों में बांटना, अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा? x होगा। ये y है तो ये भी क्या होगा? y होगा। ठीक है, 2 बराबर बराबर भागों में बांट दिया। तो इस कोण का मान दिया हो तो इस कोण का मान पूछ रहा है।
तो हमने इसके पिछले क्लास में हमने बताया था, इस टाइप का सेम क्वेश्चन लिखवाया बनाया था, उसमें ये कोण का मान दिया हुआ था और ये कोण निकालना था, उसमें भी समद्विभाजक का नियम था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। उसी नियम से बनेगा, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमारा त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, इसको मैंने चर्चा कर दिया है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो अब आइए आप इसमें देखिए, सबसे पहले देखिए हम बड़ा त्रिभुज को लेते हैं, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में जब ए बी सी में लेंगे तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि कोण ए अब प्लस में कोण बी अब प्लस में कोण सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। तो कोण ए का मान कितना है 100 डिग्री। अब प्लस में देखिए कोण बी का मान कितना है x और x कितना होगा 2x होगा 2x। अब प्लस में सी का मान कितना है y और y 2y बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 100 इधर प्लस में उधर जाएगा बराबर क्या हो जाएगा माइनस में। आइए 2x और 2y इन दोनों में से दो को कॉमन ले लेंगे, ये इसको और इसको दो कॉमन ले लिए तो देखिए क्या बचा x अब प्लस y बराबर 180। ये 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो देखिए क्या बचा। अब ये दो गुना में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी x अब प्लस y बराबर 80 डिग्री अब बटा में 2 कट के आ गया 40 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ। ठीक है, x प्लस वाई का मान कितना आया x प्लस वाई बराबर हमारा आ गया 40 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें जिस कोण के बारे में पूछ रहा है इस छोटे त्रिभुज में, अब इस त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज बी डी सी, हम यहाँ लेते हैं त्रिभुज बी डी सी में। ठीक है, इसको आप लेंगे तो अपने आप इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, कोण बी देखिए इसमें क्या दिया हुआ है x, यही हम त्रिभुज ले रहे हैं ना, ये इस त्रिभुज को हम ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस त्रिभुज को हम ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये कोण क्या है b है, एक b कितना है x है, x अब प्लस में हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो ये कोण कितना है y है। अब प्लस में ये कोण पूछ रहा है बी डी सी, कोण बी डी सी बराबर 180 डिग्री इस नियम से। ठीक है, अब देखिए x अब प्लस वाई, x प्लस वाई का हम मान कितना निकालें 40 डिग्री, तो हम इसके जगह 40 रख देते हैं। अब प्लस में कोण बी डी सी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए कोण बी डी सी, ये 40 प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो एंगल बी डी सी बराबर आपका आ जाएगा 180 डिग्री, अब माइनस में 40 डिग्री बराबर 140 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया 140 डिग्री। सबसे पहले हम इस बड़े त्रिभुज की बात किए तो हमारा x प्लस वाई का मान निकल गया। फिर हम छोटे त्रिभुज की बात की तो इसमें देखिए हमारा x प्लस वाई का मान रखे तो हमारा इस कोण का मान आ गया 140 डिग्री। बिल्कुल सिंपल था, इस टाइप का हमने क्वेश्चन सॉल्व भी कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बीजगणित का है। ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने कराया है। मैं आपसे बार बार यही बोल रहा हूँ, मेरा ये प्रीवियस ईयर कराने का मकसद एक ही है कि जिस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आया हुआ है उस टॉपिक के कंसेप्ट को ही क्लियर करना है, ताकि मुझे ये बार बार इसके बारे में ना बताना पड़े, नहीं तो वीडियो और लंबा होते जाएगा। ठीक है, तो यदि आप नहीं देखे हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम त्रिभुज की चर्चा किए थे तो उसके भी हमने पहले वीडियो में ही उसके सारे डिटेल्स में सारा कंसेप्ट हम समझा दिए थे। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है 15 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 को 5x प्लस 3 इंटू ब्रैकेट में ये एक्स स्क्वायर माइनस 16 से भाग देने पे क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करते हैं। ठीक है, देखिए अब इसका सबसे पहले क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। अब गुणनखंड कैसे करते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में आप बता दिया हूँ, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर, पहले हम गुणनखंड लेके यहाँ आंसर इसका निकाल देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। गुणनखंड में क्या करना होता है कि ये जो माइनस 12 है तो हमें इसका गुणनखंड दो ऐसे पार्ट में करना है, माइनस 12 का गुणनखंड, कि अगर उसको हम जोड़े घटाएं तो हमारा माइनस
का x के गुणनखंड में क्या है, ये या गुणज में क्या है, 1 है। तो जोड़े घटाए तो -1 हो और इसको गुना करें तो हमारा -12 हो। तो देखिए 12 का गुणनखंड अगर आप करेंगे तो 4 और 3, 4 3 क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, अब गुना करेंगे, दोनों प्लस है तो ये तो 12 हुआ प्लस, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ माइनस करना है। तो एक इसमें से संख्या क्या होगी, माइनस होगी। अब कौन सी संख्या माइनस होगी, क्या -4 या -3, दोनों में से क्या होगा। तो उसके लिए अब यहाँ आते हैं। यहाँ देखिए -1 है, यानी कि इन दोनों को जोड़ घटाव करने के बाद हमारा -1 आना चाहिए। तो ये -1 कब आएगा, जब बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए -4 और +3, अगर आप गुना करेंगे तो -12 आएगा और जोड़ घटाव करेंगे तो आपका -1 आएगा, यानी कि -4 और 3 इसका गुणनखंड होगा। तो x² अब -4x अब प्लस में 3x अब माइनस में 12। देखिए -4 में से +3 गया -1, अब -4 और गुना +3 कितना, -12। तो देखिए इसमें से x कॉमन ले लिए तो कितना आ गया, x अब -4, इसमें से प्लस कॉमन 3 कॉमन ले लिए तो x -4, यानी x अब +3 x -4। ठीक है, ये 15 क्या है, इसके गुना में, तो यहाँ 15 हो गया। इसका देखिए हम गुणनखंड ये कर दिए, इसको भाग देना है किससे, इससे। तो देखिए लिखते हैं इसको, 15x + 3 x -4 बटा में भाग देना ही है ना इससे, 5x + 3, देखिए x² -16। अब x² -16 इसको भी हम दो पार्ट में बांट देते हैं, कैसे। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है a² - b² बराबर a + b a - b। ठीक है, तो देखिए ये x² है और ये -16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए a² और -b² पे हो गया, तो a + b और एक बार a - b, यानी x + 4 x -4। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं अगले स्टेप में, x + 4 x -4। देखिए ये 5 से ये 3 बार में कट गया, तो 3x, देखिए ये x + 3 से x + 3 कट गया, तो क्या बचा, 3x -4 बटा में x + 4 x -4। अब देखिए ये x -4 x -4 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या बचा, 3 बटा x + 4। बिल्कुल सिंपल था, ये गुणनखंड का ही नियम था, इसी का नियम था ये हमने पिछले भी चर्चा किया है, पीछे भी चर्चा कर दिया था, यहाँ भी आपको समझा दिया हूँ। ठीक है, एक दो बार और समझाऊंगा, आपको अपने आप इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी बीजगणित का ही है। इसमें क्या है क्वेश्चन में कि 2x² - 5x + 4 और x² + 7x - 8 के गुणनफल मतलब कि इन दोनों की गुणा में x का गुणांक क्या है, यानी कि x का जो ये गुणांक आएगा यहाँ पे 2 4 6 जो भी आएगा उसी का पूछ रहा है गुणांक क्या है। अब आइए देखिए, इसको थोड़ा सा ये ट्रिकी है, आप इसको देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा मतलब कि इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा, थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होगा। देखिए दो ब्रैकेट में गुना करने पे सबसे पहले क्या होता है कि हम पहली जो संख्या दी हुई है, पहला जो मान दिया उससे इन सब में गुना किया जाता है, यानी ये जो दिया है इससे एक बार गुना होगा, फिर इसमें एक बार गुना होगा और फिर इसमें गुना होगा। वैसे ही इस संख्या से एक बार इसमें होगा, एक बार इसमें होगा, एक बार इसमें होगा। ठीक है, यही होता है। देखिए हम करते हैं, पूरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको 2 मिनट में इसका आंसर आ जाएगा। देखिए यह x² है, x² को इसको जब हम इस पहली संख्या से गुना करेंगे तो देखिए x² और x² कितना होगा, x के पावर 4 हो जाएगा। तो हमें तो x² का गुणांक पूछ रहा है, तो हम इसको गुना करके क्या करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं करेंगे। देखिए फिर x² को हम इस पार्ट से गुना करेंगे, तो देखिए x² और यहाँ x है तो क्या हो जाएगा, x³ आ जाएगा। x³ का भी नहीं पूछा हमें, तो x² का पूछा है, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए 2x² में अगर 8 से गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ तो कोई है ही नहीं x, तो क्या हो जाएगा, देखिए गुना करेंगे 2 8 16 माइनस है तो -16x²। तो पहली संख्या से गुना करने पर इसमें हमें बस एक ही रिजल्ट मिला। अब आइए दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या क्या है, यहाँ पे x है, तो x में अगर हम x² से गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा, तो x³ हो जाएगा, तो इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए यहाँ x है और यहाँ x है, तो x में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, x² होगा, तो इसकी ज़रूरत है हमें। अब देखिए यहाँ -5 है +7 है,
तो माइनस कितना हो जाएगा 35 एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर। तो इस दूसरी से हमें ये निकल के आया। अब तीसरी जो संख्या बची है 4, तो इसमें देखिए बस एक्स स्क्वायर से ही गुना करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर का मान निकलेगा। इससे गुना करेंगे तो एक्स आएगा, इससे गुना करेंगे तो केवल संख्यात्मक मान आएगा। तो देखिए 4 में एक्स स्क्वायर से गुना किए प्लस 4 एक्स स्क्वायर। अब सबको आपस में जोड़ दीजिए, घटा दीजिए। तो देखिए 16 और 35 कितना हो जाएगा माइनस 6 5 11 का 1, हासिल 1 3 4 1 51 एक्स स्क्वायर, अब प्लस में 4 एक्स स्क्वायर। तो 51 में से 4 गया, कितना हो जाएगा -47 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक -47 है। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, एक हमें कमेंट आया हुआ था, हमारे पास मैसेज आया हुआ था कि सर आपके एक प्रीवियस ईयर कराने में 2 वीडियो लग जाता है और काफ़ी लंबा समय लगता है। तो मैं बार बार यही बोल रहा हूँ आपसे, मैं यहाँ प्रीवियस ईयर तो करा ही रहा हूँ, उसके साथ अगर आप देखिए तो पूरे ऑल ओवर मैथ्स का मैं यहाँ कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। जिस टॉपिक से भी क्वेश्चन आया हुआ है उस पूरे टॉपिक के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करते हैं। तो वीडियो तो लंबा होगा ही, ये अलग 2 पार्ट में आएगा ही, उसमें तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप इसका रिजल्ट देखिएगा जिस दिन आप एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा। आप वैसे भी देखिए तो हर सीरीज़ में, हर शिफ्ट में आपको सेम क्वेश्चन नजर आएगा, बस डिजिट का अंतर है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका जो हम पार्ट 1 कराए थे, पार्ट 1 मतलब कि सीटेड प्रीवियस ईयर का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें भी एक क्वेश्चन था, वहाँ हम ये क्वेश्चन छोड़ दिए थे, इसलिए कि हम एक जगह ही आपको बता देंगे इसका सारा कंसेप्ट, उसके बाद अपने आप आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए प्रेक्षण दिया हुआ है 3 9 11 16, ये आपके सामने एक आंकड़ा दिया हुआ है कि बोल रहा है कि माध्यक यानी माध्यिका, परिसर, रेंज अब बहुलक का माध्य क्या है। यानी कि सबसे पहले हम इसकी माध्यिका निकालेंगे, परिसर निकालेंगे, अब बहुलक निकालेंगे। तीनों का जो आंसर होगा उसका माध्य पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। कुछ लोग क्या किए थे कि इसी पूरे आंकड़ा का ही माध्य निकाल दिए थे, जो कि बिल्कुल गलत है। अब देखिए माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है और रेंज परिसर क्या होता है, वो अभी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, एक बार आप समझ जाइए, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हर शिफ्ट में ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख भी सकते हैं प्रीवियस ईयर डाउनलोड करके। तो माध्य क्या होता है? माध्य होता है कि कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। अब कुल संख्या यानी कि आपके सामने जो आंकड़ा दिया हुआ है, इन सब का सम, इन सब का जोड़, अब बटा में ये जितनी बार संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इन सारी संख्याओं का योग जो होगा वो यहाँ हम लिखेंगे, तो इससे हमारा क्या निकलेगा, माध्य निकलेगा। अब माध्यिका क्या होता है? माध्यिका होता है कि जो संख्या बिल्कुल बीच में आती है। ठीक है, इसमें देखेंगे कि 10 संख्या है, तो 10 संख्या में जो बिल्कुल बीच में आएगी वही हमारा क्या होगी, माध्यिका होगी। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5, ये आपके एक सामने एक आंकड़ा दिया हुआ है। इसका अगर हम माध्यिका पूछे तो माध्यिका क्या होगा? देखिए ये बीच की संख्या कौन सी है, 3 है, 3 के बाएं भी 2 संख्या है और दाएं भी 2 संख्या है, तो बिल्कुल सिंपल है, 3 आंसर है। लेकिन अगर यहाँ 5 न दिया जाए, ठीक, तो अब देखिए इसके ठीक बीच में कौन सी संख्या है, इसके बीच में तो कोई एक संख्या होगी नहीं। अगर हम 1 2 इधर लेंगे, 1 2 इधर लेंगे, तो बीच में तो कोई संख्या ही नहीं। उस कंडीशन में जब सम में संख्या दी हुई हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम बीच की 2 संख्या को ले लेते हैं। अब देखिए जब हम 2 और 3 को लिए तो इसके बाएं भी एक संख्या है और दाएं भी एक संख्या है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। यही हमारी क्या होगी, माध्यिका होगी, जब सम में संख्या दी हुई हो। ठीक है, लेकिन जैसे ही विषम में ये संख्या दी हुई हो तो देखिए आपका 3 आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। लेकिन जब ये संख्या सम में दी हुई हो तब क्या करेंगे कि बीच की 2 संख्याओं को लेंगे, और वहीं आप ध्यान दे दीजिएगा कि बाएं भी उतनी संख्या हो और दाएं भी उतनी संख्या हो। उसके बाद उन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो देखिए 3 2 5 अब बटा में 2, यानी कि 2.5 हमारा क्या आ जाएगा, माध्यिका आ जाएगा।
उसके पहले भी एक और कंडीशन होता है कि इसको हम असेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम में सजा देंगे। अब इस आंकड़ा में कैसे माध्यिका निकलेगा अब ये हम आपको बताएंगे। तो ये हमारा होता है माध्यिका। बहुलक क्या होता है कि आंकड़ों में जो मान सबसे अधिक बार है, आपके सामने देखिए ये आंकड़ा दिया हुआ है, उस आंकड़ा में जो भी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई हुई हो वही हमारा बहुलक होता है। अब आपको ध्यान देना है, 3 देखिए 3 मात्र एक बार ही है, 9 यहाँ एक बार ही है, 11 देखिए एक बार ही है, 16 देखिए एक बार ही है, 19 देखिए 2 बार है, एक बार ये है एक बार ये है 19, 12 एक बार ही है पूरे आंकड़े में, 18 कहीं है कहीं नहीं है एक बार ही है, 30 भी देखिए एक बार ही है, अब 20 भी एक बार ही है। तो सबसे अधिक बार कौन सी संख्या 19 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बहुलक 19 आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, मतलब कि बहुलक का आंसर इस आंकड़ा से यही होगा। ठीक है, परिसर क्या होता है रेंज, परिसर क्या होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी कि इस आंकड़ा में जो सबसे बड़ी संख्या हो, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, आप देखेंगे 30 है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 30 है, और सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है आप देखेंगे 3 है, यानी कि सबसे बड़ी में से सबसे छोटी संख्या घटा देंगे तो आपका कितना है 27, यानी इस क्वेश्चन का परिसर कितना होगा रेंज जिसको बोलते हैं कितना हो जाएगा 27। तो देखिए हमारा किसका किसका मान निकल के आया, बहुलक का हम अभी मान निकालें 19, ठीक है, बहुलक का मान निकला है 19, परिसर का मान आ गया 27। अब माध्यिका का क्या मान आएगा वो अभी हम देखते हैं। माध्यिका के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, ठीक है, उसके बाद ही हम बीच की संख्या को देखेंगे। तो देखिए 3 3 9 11, 11 के बाद 16 नहीं होगा, देखिए 12 है, 11 के बाद 12 आता है, उसके बाद 12 के बाद देखिए 16 होगा, 16 के बाद देखिए 18 है, 18 के बाद देखिए 19 है 2 बार, उसके बाद 19 के बाद देखिए 20 है, 20 के बाद आप देखेंगे 30 है, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, देखिए इस आंकड़ा को हम माध्यिका निकालने के लिए एक बार लिख दिए। अब बीच में देखिए कि 10 अंक है, इसको आधा आधा हम करेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि 5 इधर हम लेंगे, अब 5 इधर लेंगे तो बीच में तो कोई संख्या बची नहीं क्योंकि ये तो सम में है संख्या। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को लेंगे, ठीक है, 16 और 18 को लेंगे। अब देखिए इसके दाएं भी 4 संख्या है, बाएं भी 4 संख्या है, तो इन दोनों को जोड़ के 16 और प्लस 18 अब बटा में 2, यानी कि 16 और 18 कितना होता है 34, अब बटा में 2 यानी कि 17, यानी कि माध्यिका कितनी हो गई 17 हो गई, माध्यिका हो गई 17। निकल गया, समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब बोल रहा है कि माध्यक परिसर और बहुलक का माध्य क्या है। ठीक है, तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर देखिए हम लिखे कुल संख्याओं का योग, तो यहाँ तो इस संख्या से अब तो कोई मतलब ही नहीं है, अब हमारे सामने ये 3 संख्या है, तो कुल संख्याओं का योग यानी कि 17 अब प्लस में 27 अब प्लस में 19 अब बटा में कुल संख्या, ये कितनी संख्या है 1 2 3। अब आप जोड़िए तो 7 14 16, 16 और 7 आपका 3 हो गया, हासिल 2 1 3 4 और 2 6 बटा 3, यानी 63 बटा 3 तो 21। आपका इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया 21। एक और चीज़ हम यहाँ पे आपको बता दें कि इन तीनों का रिलेशन जो होता है, एक फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। अब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा था तो उसमें आया हुआ भी है, डायरेक्ट फॉर्मूला आया हुआ है। क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट इसका रिलेशन होता है इन तीनों के बीच। याद करने का फॉर्मूला ट्रिक एक ही है कि देखिए बहुलक बराबर क्या होगा, माध्यिका में आप देखेंगे तो माध्यिका और माध्य में सबसे ज़्यादा संख्या किस में है, इस माध्यिका में अक्षर है 1 2 3 4, इसमें देखिए 3 ही अक्षर है, यानी कि माध्यिका वाला संख्या क्या होगा पहले होगा, माध्यिका क्या होगी पहले होगी, अब माध्य क्या होगा बाद में होगा, यानी 3 माध्यिका अब -2 माध्य। कुछ लोग गलती कर देते हैं कि 2 यहाँ रख देते हैं या 3 यहाँ रख देते हैं, तो देखिए उसके लिए एक वही ट्रिक है कि इसमें सबसे ज़्यादा संख्या है तो सबसे बड़ी संख्या को यहाँ रखेंगे,
ये कम है तो यहाँ छोटी वाली संख्या रखेंगे। तो ये रिलेशन आप बहुत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब इस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो मुझे इसको डिस्कशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। देखिए, एक बेलन की ऊंचाई और आधार त्रिज्या क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। एक दूसरा बेलन है जिसकी ऊंचाई और आधार त्रिज्या, देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया हुआ है। फर्स्ट बेलन में देखिए पहले ऊंचाई और आधार का मान दिया हुआ है, सेकेंड में क्या किया है कि पहले ऊंचाई और फिर आधार दे दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, त्रिज्या क्रमशः 15 और 12 सेंटीमीटर, तो दोनों के आयतन का अनुपात पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम बेलन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए बेलन क्या होता है, ठीक है, ये हमारा बेलन होता है, ये हमारी त्रिज्या होती है और ये हमारी क्या होती है, हाइट होती है। तो देखिए किसी भी 3D जो आकृति होती है उसका आयतन जो निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आयतन, कोई भी 3D पिक्चर हो उसका आयतन निकालने का एक फॉर्मूला आता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। चाहे आप घन पढ़े, घनाभ पढ़े, शंकु पढ़े, जो भी पढ़े, आयतन का मात्र एक फॉर्मूला आता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अब देखिए इसका आधार क्या है, इसका आधार तो वृत्ताकार है यानी वृत्त है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, गुना ऊंचाई क्या है, ऊंचाई कुछ नहीं दिए हुए तो ऊंचाई को h से डिनोट करते हैं, h। ये देखिए आपका निकल के आ गया आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, उसके बाद अगला इसका फॉर्मूला होता है, चाहे आप घन घनाभ जो भी पढ़ेंगे यही इसी फॉर्मूले से निकलता है कि जो भी फिगर दिया हुआ हो, जैसे ये घन है तो इसके आधार का क्षेत्रफल, तो इसमें आधार में क्या है, वर्ग है, तो वर्ग का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, और ऊंचाई, ऊंचाई क्या है ए है, तो यहीं से हमारा निकल के आता है ए क्यूब। ठीक है, घनाभ का भी आप देखेंगे तो एल गुना बी गुना एच होता है, यानी कि आयत बनता है घनाभ में तो लंबाई। अब देखिए आयतन की हम चर्चा करते हैं बेलन का, तो बेलन का तो आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जब इस बेलन को आप काट के ओपन करेंगे तो देखिए ये इस टाइप का आयत जैसा कुछ बनेगा। ठीक है, आयत का जो ये आपकी जो इसकी परिमिति है ये लंबाई होगी और जो इसकी हाइट है ये चौड़ाई होगी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। जब इस आयत को आप फोल्ड कीजिएगा तो देखिए ये जो लंबाई है यही तो आपका वृत्त का शेप ले लेता है, यानी कि इसकी क्या हो जाती है, वृत्त की ये क्या हो जाती है, परिमिति हो जाती है। लंबाई ही वृत्त की क्या होती है, परिमिति हो जाती है, यानी 2 पाई आर। और जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, जब आप इसको फोल्ड करेंगे बेलन जैसा तो यही तो ऊंचाई हो जाती है, यानी कि गुना h। तो इसका क्षेत्रफल देखिए, इसी का क्षेत्रफल निकाले l गुना b, लेकिन बेलन जैसे ही बनाएंगे तो लंबाई क्या हो जाती है, लंबाई उसका त्रिज्या परिमिति हो जाती है। आप एक पेज को, आयताकार पेज को फोल्ड करके देख सकते हैं। आज मैंने अपने स्कूल में इसी चैप्टर को पढ़ा है, इसी पे डिस्कशन किया था। ठीक है, उतना डिटेल्स में तो नहीं बता सकता लेकिन आप समझ जाइएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। ठीक है, अब इसका दूसरा होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही 3 फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहीं पे आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, बाकी आने वाले किसी क्वेश्चन में आपको डिस्कशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसके तो हम तो वक्र की यानी कि जो फेस पे था उसके क्षेत्रफल निकाले थे पृष्ठीय क्षेत्रफल में। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखिए नीचे में जो वृत्त बना है बेस पे और जो ऊपर में ये वृत्त बना है इसके भी क्षेत्रफल क्या होता है, इंक्लूड हो जाता है, यानी ये तो रहेगा ही 2 पाई आर एच। अब प्लस में देखिए ये पाई आर स्क्वायर, अब पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिए तो क्या बचा, एच अब प्लस आर। यही हमारा 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है बेलन का, आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस क्वेश्चन में केवल आयतन ही पूछा है। अब देखिए आयतन का हम लगाते हैं फॉर्मूला, पहले
पहले बेलन में देखिए आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी आर आधार की त्रिज्या कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 का स्क्वायर गुना एच, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 30। ठीक है, तो देखिए पाई का हम नहीं इसलिए मान नहीं रख रहे क्योंकि अनुपात पूछा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 36 गुना में 30। ठीक है, अब देखिए पहले बेलन का था, दूसरे बेलन में देखिए क्या होगा, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई ही रहेगा। आर देखिए इसमें क्या दिया है, आधार की त्रिज्या कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर, यानी 12 का स्क्वायर, अगुना ऊंचाई कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 15, यानी कि पाई 12 का स्क्वायर आप करेंगे तो 144 अगुना 15। ये दोनों का आयतन निकल के आ गया, इसी का अनुपात पूछ रहा है, इसको मिटा दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा इसको। यानी कि फर्स्ट बेलन का और सेकेंड बेलन का आयतन पूछ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट बेलन का आयतन कितना है, पाई गुना 36 गुना 30 अनुपात दूसरे बेलन का आयतन है पाई गुना 144 गुना 15। देखिए पाई से पाई ये अनुपात है, अनुपात का मतलब क्या होता है 2:3 बराबर, मतलब क्या होगा इसका, अगर भिन्न में आप लिखना चाहेंगे तो 2/3, तो जो कटने वाला वो तो कटाएंगे ही। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 15 से ये देखिए 2 बार में कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये देखिए 2 से ये कट जाएगा, 2 7 और 2 दूनी के, ये फिर कटेगा 36 दूनी 72, यानी 1:2। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी इन दोनों बेलन के आयतनों का अनुपात कितना है, 1:2 है। ये बिल्कुल सिंपल था। तो ये हमारा सीरीज खत्म हो गया, ये क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट डेट में पेपर 1 का लेके आएंगे, प्रीवियस पेपर 1 का आएगा, अब जो भी नेक्स्ट डेट होगा इसके उसका हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।